खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। पानीपत में एक निजी हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से नवजात की जान चली गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पानीपत में एक निजी हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के जनरल वार्ड से आवारा कुत्ते 2 दिन के नवजात बच्चे को उठाकर ले गए और बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही मां और पास लेटी बच्चे की दादी और ताई की नींद टूटी तो बच्चा गायब मिला। बच्चा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये बच्चा था जिसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने बताया भाई डिलीवरी के लिए लेके आए थे, बच्चे ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद फिर उन्होंने जो लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं ये बच्चे हमारा एक्सपायर हो गया। कैसे हुआ सर? उसको अपनी दादी के पास लेटा हुआ था रात को। उसको वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले गए, वो एक कुत्ता। अच्छा। हाँ जी। शव कहाँ? सब हॉस्पिटल के बाहर। हाँ जी। जिसके काफी देर बाद किसी ने बच्चे को अस्पताल के बाहर कुत्ते के मुंह में देखा। नवजात को कुत्ता बुरी तरीके से नोच रहा था। आनन फानन में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही मां मौके पर बेहोश हो गई। वहीं मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन और अस्पताल मालिक से बात की गई तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। ऐसा पता चला कि जब हम लौट रहे वहाँ से, उन्होंने एकदम महसूस किया कि कुत्ता ले गया, ये पता लगा था उनको। तो कौन सी बिल्डिंग पे चले गया? ये स्कूल फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले और कोई था नहीं? सिक्योरिटी तो शायद इसमें है ही नहीं, दिखे अंदाजा करो ऑफिस का पक्का नहीं है। हालांकि पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल भेजा और अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस तरीके के मामले कब थमेंगे। क्या अस्पताल में भी नवजात महफूज नहीं है? हर खबर के लिए पानीपत से प्रवीण की रिपोर्ट। तो निजी अस्पताल की लापरवाही आपने देखी। निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया है। जी हां, आपको बताते चलें, अस्पताल में अपनी दादी के पास फर्श पर सो रहे नवजात को कुत्ते उठाकर ले जाते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि किसी की नजर उन कुत्तों पर नहीं पड़ती है। और उसके बाद एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया है। इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। अब क्या कार्रवाई की जाती है, उस मां को इंसाफ कैसे मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। हैरानी की बात यह होती है कि कुत्ते अस्पताल में घुसते हैं और किसी की नजर तक नहीं पड़ती है। जी देखिए, बिल्कुल बड़ी लापरवाही का मामला है सामने आया है। लापरवाही के चलते जो दो दिन का जो बच्चा था उसकी जान चली गई है। कुत्ते जो है बच्चे को अस्पताल परिसर से उठाकर ले गए हैं और नोच नोच कर उसकी जान ले ली है। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रवीण, एक और जानकारी ये मिली है कि बच्चा अपनी दादी के साथ फर्श पर सो रहा था। क्या अस्पताल की तरफ से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कराई गई कि बच्चे को बेड पर सुलाया जाता? जी देखिए, सारे मामले में अभी गहनता से पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। जांच जारी है। फिलहाल परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि किसी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जिस कारण से जो आवारा कुत्ता है वो अस्पताल परिसर में घुसा और बच्चे को उठा कर ले गया और नोच डाला, जिसके चलते बाद में बच्चे की मौत हो गई। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन यहाँ पर इस लापरवाही के बाद जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया है, कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की हरकत ना हो सके।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पानीपत में पहले भी आवारा कुत्तों के जो है कई मामले सामने आए हैं। आवारा कुत्ते पहले गलियों में लोगों को अपना शिकार बनाते थे, राहगीरों को वो काट लेते थे, लेकिन अब इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल जो सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं कि निजी जो अस्पताल था वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थे। यह बड़ी लापरवाही है जिसके चलते आवारा कुत्ता जो है परिसर में घुसा और बच्चे को उठाकर ले गया है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रवीण, जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी ने भी कुत्तों को अंदर आते हुए नहीं देखा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि कुत्ता बच्चे को लेकर के जा रहा है। जी बिल्कुल, इस सारे मामले की जो है पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में आरोपी सामने आएंगे उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन प्रवीण, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, कई बार कुत्ते यहाँ पर दहशत मचा चुके हैं, तो फिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों किसी चीज का इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो? जी देखिए, आवारा कुत्तों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते नगर निगम द्वारा इन्हें धरपकड़ का प्रयास भी शुरू किया गया था, कुत्तों की नसबंदी का काम भी शुरू किया गया था, लेकिन लगातार कुत्तों की इस प्रकार से तादाद बढ़ रही है और ये कुत्ते अब हिंसक होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि इसी के चलते अब कुत्ते ने एक नई वारदात को अंजाम दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो बिल्कुल लाजमी है। प्रवीण, आपकी अस्पताल प्रशासन से बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस तरीके की लापरवाही को लेकर के? क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही ये है और इस लापरवाही की वजह से एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया है। जी देखिए, पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन है वो किसी भी बात कोई जो स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन इस मामले में अब पुलिस जो है वो गहनता से जांच में जुटी है। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन यहाँ पर पुलिस, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, अब ऐसे में जांच क्या करना है? सख्त कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए क्योंकि अस्पताल प्रशासन की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, एक बच्चे की जान गई है जिसका 2 रोज पहले ही जन्म हुआ था। उसने अभी तक जो आंख भी अच्छे से नहीं खोली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन पर चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि लापरवाही के चलते उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जानकारी के लिए तो आपने देखा किस तरीके से अस्पताल से नवजात बच्चे को कुत्ते उठाकर ले जाते हैं और हैरानी वाली बात यहां पर यह होती है कि किसी की नजर कुत्तों पर नहीं पड़ती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और एक मां को इंसाफ आखिरकार कब तक मिलेगा। खास खबर में रुक कर लेते हैं अब दूसरी खबर का। गुरुग्राम में पीएम आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां मायरा बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने के बाद खरीदार डीटीपी दफ्तर पहुंचे और डीटीपी और एटीपी के ट्रांसफर के बाद खरीदारों ने रोष व्यक्त किया है। साथ ही लोगों ने सभी खरीदारों की राशि वापस कराने की मांग की है। दरअसल मायरा बिल्डर का अकाउंट फ्रीज किया गया था, साथ ही बिल्डर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसके चलते सेक्टर 103 में मायरा का प्रोजेक्ट रुक गया। जानकारी के मुताबिक समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्मवीर सिंह छोकर का बेटा सिकंदर छोकर माहिरा होम्स का डायरेक्टर है, जिसने फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस लिया था। यही वजह है कि राजनीति में दबदबा होने की वजह से सरकार अब तक कोई सख्त कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ नहीं कर सकी है, लेकिन लोग जरूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार खरीदारों को न्याय कैसे मिलेगा। तो गुरुग्राम से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर योजना के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और अभी तक बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना इस बात की संकेत देता है कि यहां पर किस तरीके से बिल्डर्स का दबदबा बना हुआ है। लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। योजना के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
और मायरा 103 में काम जो नहीं चल रहा उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग इसलिए ही आए हैं यहाँ पे कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है और बिल्डर उसके बाद भी पेमेंट की डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट ने कई जगह ये किया है कि हमने बिल्डर के अगेंस्ट लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, बिल्डर काम नहीं कर रहा, हम एक्शन ले रहे हैं, जो कि एक मोर ज़्यादा रीज़न है हमारा पेमेंट ना करने का। बट स्टिल बिल्डर हमको तो थ्रेट कर रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कैंसिलेशन करेंगे या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसके रिगार्डिंग में सबको मेल करा। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए। एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट बना दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, बिल्डर के थ्रू। एंड यूज़र वो दर दर भटक रहा है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर को पैसे देने हैं नहीं देने, काम कब चालू होगा नहीं चालू होगा, बिल्डर के पास में क्या लीगल राइट्स हैं नहीं है, प्रोजेक्ट की स्टेट क्या है, कुछ नहीं पता। ना नहीं मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता। बिल्डर के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। बिल्डर के पास में कोई स्टेट नहीं है, वो हमको पेमेंट के लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। बिल्डर्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुके हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है या तो उन्हें पैसे वापस किए जाएं या फिर उन्हें फ्लैट दिलाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? ये सचिन देखिए, बिल्कुल जो मायरा होम्स है उसका ये मामला है और उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से एक शोवाज नोटिस जो है मायरा होम्स को जारी किया गया, जिसमें उसके लाइसेंस कैंसिल करने की बात की गई है, क्योंकि कुछ अनियमितताएं जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान पाई गई थी। जी बिल्कुल, देखिए सचिन, यहाँ पर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो जो हरेरा का गठन हुआ है उसके बाद से इन केसों में कमी आई है और लोग हरेरा में जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बायर्स को वहां पर सुना जाता है और बाकायदा कुछ केसों में हरेरा ने जो है बिल्डर्स पर पेनल्टी भी चार्ज की है और उनको उनके प्रोजेक्ट भी टेक ओवर किए हैं कुछ जो बिल्डर डिफॉल्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बायर्स को भरोसा सिर्फ हरेरा पे है और उनको हरेरा में ही जाना चाहिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। और ऐसी सोसाइटी में आप फ्लैट बुक करें जो एक ट्रस्टेड बिल्डर हो, जिसका हरेरा का रजिस्ट्रेशन हो, उसी सोसाइटी में जो है लोगों को अपने फ्लैट बुक करने चाहिए ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। जी सर। बिल्कुल प्रवीण, देखिए हर कोई सपना देखता है कि उसका एक घर हो और उस घर के लिए वो पूरी अपनी पूंजी लगा देता है ताकि उसे घर मिल सके, लेकिन जब इस तरीके की धोखाधड़ी हो जाती तो आप सोचिए कितने लोगों के सपने टूटे होते हैं, किस तरीके से उन पर असर पड़ता है लोगों पर, और ऐसे वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं जबकि उन्होंने पैसे भी दे दिए हैं। तो क्यों आखिरकार इसको लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है? बिल्डर्स के हौसले इस तरीके से लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। प्रवीण जी श्री, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जिसको कॉर्पोरेट हब कह सकते हैं और यहाँ पर जो है दूसरे शहरों से लोग जॉब के लिए आते हैं और एक सपना देखते हैं कि वो गुरुग्राम में अपना एक आशियाना बनाए और इसी अपने आशियाने को लेकर जो वो बिल्डर से संपर्क करते हैं ताकि उन्हें एक अपना छत मिल जाए जहां पर वो रह सके अपने बच्चों के साथ और अपनी जॉब कर सके। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि सरकारी एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं ढील बरतती हैं, जैसा कि अभी इस प्रोजेक्ट में भी हुआ कि जब लाइसेंस दिया गया उस दौरान सारे जो पेपर्स हैं उनकी जांच की जाती है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लाइसेंस देने के 5 साल बाद जो है जो लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस दे दिया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट मशीनरी है ये बिल्डर्स पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और बिल्डर्स इन पर हावी होते नजर आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो गुरुग्राम की रियल एस्टेट एजेंसी है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, जिस तरह से कुछ बिल्डर इस तरह से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से योजना के नाम पर ये धोखाधड़ी हुई है तो कितने की यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है? देखिए अभी जो फ्लैट्स हैं उनकी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ पाए, लेकिन काफी लोग हैं, 180 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे जिनके वहां पर फ्लैट्स थे और वो कंफ्यूज हैं क्योंकि बिल्डर उनसे पैसा मांग रहा है। लेकिन उनको जब मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि बिल्डर को नोटिस दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो वो बड़े कंफ्यूजिंग पोजीशन में है कि वो पैसा दें ना दें, उनको फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर जो है कोई भी अधिकारी या बिल्डर के नुमाइंदे जो है उनको स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक अपना आशियाना बनाता है तो वो अपने कमाई की पाई जोड़ता है और तब जाकर के वो बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद एक फ्लैट खरीदता है। लेकिन उसकी आशाओं पे तब पानी फिर जाता है जब उसको फ्लैट भी नहीं मिलता और उसको पैसा भी ज्यादा दिखाई देता है। तो जो लोग ये इस वक्त इस स्थिति में है उनकी मन स्थिति बड़ी साफ दिखाई देती है कि वो परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण, तो क्या अभी तक कोई आश्वासन यहाँ पर मिला है इन लोगों को जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है?
जी देखिए, अभी डीटीपी डिपार्टमेंट से लगातार लोग संपर्क में, और हमारी जिस तरह से डीटीपी विभाग से बात हुई है, उनका कहना है कि वो इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो बायर्स हैं उनको किसी भी हालत में ठगी का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। बायर्स को उनका हक दिलाया जाएगा और इसको लेकर लगातार जो अधिकारी है वो बिल्डर से संपर्क में है कि किस तरह की कार्रवाई की जानी है, ये अभी आगे भविष्य की बात। जी बिल्कुल, अगर हम कार्रवाई की बात करते हैं प्रवीण, तो अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? जी देखिए, अभी फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या खामियां पाई गई थी पेपर्स में और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है ताकि प्रोजेक्ट का काम भी पूरा हो जाए और जो लोग हैं उनके साथ भी धोखा ना हो, उनकी जो मेहनत की कमाई है वो भी बची रहे। तो इस तरफ जो लगातार अधिकारी कार्य कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो बायर्स हैं उनको राहत मिल सकती है। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो माहिरा बिल्डर्स पर कई आरोप लगे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये लोग इंसाफ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि या तो इन्हें फ्लैट दिया जाए या फिर इनके पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएं, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी का ये सपना देखते हैं कि उन्हें एक घर मिल सके और उस घर को वो सजा कर रख सके, उनके उसमें रहें। लेकिन यहाँ पर ये बिल्डर्स उनके सपनों को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, धोखाधड़ी करके उनके पैसे खा जाते हैं और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाने को ये बायर्स मजबूर हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इन बिल्डर्स पर कब तक लगाम लगाई जाएगी, इनके जो हौसले बुलंद हो गए हैं उन हौसलों को कब तक तोड़ा जाएगा और इन लोगों को आखिरकार कैसे इंसाफ मिलेगा। से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हिसार के गंगवा में एक बड़ा हादसा हो गया। सीवरेज में उतरे 2 किसानों की मौत हो गई है। गंगवा में हुआ बड़ा हादसा, सीवरेज मेन होल में उतरे 2 किसानों की हुई दर्दनाक मौत। एक किसान की हालत खराब, इलाज लगातार जारी है। पंप में आए कचरे को निकालने उतरे थे किसान, दोनों किसानों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हिसार से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीवरेज मेन होल में उतरे 2 किसानों की हुई मौत। एक किसान की हालत खराब बताई जा रही है, किसान का इलाज जारी। दोनों किसानों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हिसार के गंगवा में हुआ बड़ा हादसा, सीवरेज मेन होल में उतरे 2 किसानों की दर्दनाक मौत। एक किसान की हालत खराब, पंप में आए कचरे को निकालने के लिए उतरे थे किसान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी मेन होल में किसान उतरे थे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल एक किसान का जो इलाज है वो जारी है। हिसार से ये खबर आपको बता रहे हैं, गंगवा में हुआ बड़ा हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इसी मेन होल में सफाई करने के लिए उतरे थे किसान। गंगवा में हुआ बड़ा हादसा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 किसानों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो गंगवा में हुआ बड़ा हादसा, दोनों किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एक अन्य किसान की हालत खराब बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। तो इस तरीके की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है, बिना किसी सेफ्टी के इस तरीके से मेन होल में उतर जाना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। गंगवा में एक बड़ा हादसा हुआ है, एक अन्य किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हर खबर पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, मेन होल में उतरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो जाती है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सृष्टि, ये हिसार का पहला मामला नहीं है। पहले हिसार में इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं। इससे पहले उकलाना में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मौत का मामला सामने आया था, वहां पे भी 4 युवकों की मौत हो गई थी। और इसी प्रकार ये गंगवा का मामला है, जहाँ पर 2 किसान थे। जो ये अक्सर क्या होता है कि ये जो हिसार का इलाका है, गंगवा का क्षेत्र का लगता हुआ, ये ड्राई एरिया है और यहाँ पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसे पानी ले जाकर के खेतों में सिंचाई का काम भी किया जाता है। तो ऐसे में जब वो किसान उस मेन हॉल में उतरे, कोई कचरा ऐसी कोई चीज थी, पॉलिथीन वगैरह जो उसमें फंसी, इसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही थी,
तो उसको ठीक करने के लिए वो बताया जा रहा है कि मैन हॉल में उतरे थे और मैन हॉल में उतरने के बाद वहां पर जो बुदबूदार पानी था और जो गैस बनी हुई थी जहरीली, उसकी वजह से वो बेहोश हुए और उसके बाद नहीं निकल पाए। उसके बाद उसके दूसरे जो साथी थे सतपाल, उन्होंने भी कोशिश की तो वो भी नहीं निकल पाए। इस प्रकार से 2 किसानों की वहां पर मौत हो गई है और फिलहाल प्रशासन द्वारा वहां पर के बचाव एवं राहत कार्य भी जारी है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके की खबरें लगातार हम सुनते हैं और ये भी हम सुनते हैं कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो क्यों बिना किसी सेफ्टी के इस तरीके से मेन होल में उतर जाया जाता है और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। अनूप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 अनूप, इस तरीके की खबरें लगातार हम सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि इन हादसों में कई लोगों की जान भी चली जाती है। उसके बावजूद भी बिना किसी सेफ्टी के इस तरीके से मेन होल में उतर जाना लापरवाही को दर्शाता है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस प्रकार से कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले चुका है और कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि इस प्रकार से बगैर सेफ्टी किट के किसी को भी इस प्रकार के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में या सीवरेज में नहीं उतारा जा सकता। जो भी कर्मचारी होते हैं, वो काम करने वाले होते हैं, उनके लिए पूरी तरह से सेफ्टी किट दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे हादसे सामने आते हैं। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, उगलाना में अभी कुछ महीने पहले ही इस प्रकार का एक बड़ा हादसा घटित हुआ था जिसमें भी 4 युवकों की मौत हुई थी। और इसी प्रकार से ये हिसार का दूसरा मामला है गंगवा गांव का, जहां पर 2 किसानों की मौत हो चुकी है और एक की अभी तक हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कोर्ट के जो आदेश है उनके अवमानना का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला सामने आता है कि कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। तो प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन कहाँ है और इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं उनको लेकर के अभी तक भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और क्यों नहीं प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते, जहां पर सेशन जज को जान से मारने की धमकी दी गई है। रोहतक से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सेशन जज को राकेश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली। कोर्ट में घुसकर जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। जज को मेल पर दी गई जान से मारने की धमकी। रोहतक से बड़ी खबर, सेशन जज राकेश कुमार यादव को मिली धमकी। जज को मेल पर दी गई जान से मारने की धमकी। कोर्ट में घुसकर जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई है। पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। जज को मेल पर जान से मारने की धमकी मिली है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेशन जज राकेश कुमार यादव को मिली जान से मारने की धमकी। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।